विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो सबसे शुरुआत में हमने एक चीज पढ़ी हुई थी कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम परिवर्तन करें फ्लक्स में। उसके लिए आपको कुछ बातें बताई गई थी कि फ्लक्स में परिवर्तन आप 3 तरह से कर सकते हो। एक तरीका है बी को चेंज करके, आप पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका है ए को चेंज करके, वो भी तरीका वैसे आप पढ़ चुके हो कि एरिया कैसे चेंज करके आप फ्लक्स बदल सकते हैं। सपोज ये एक कॉइल है हमारे पास, ठीक है, और इस कॉइल में ये हमने एक स्लाइडर लगाया है, देखिए, ठीक है, और अभी इसका एरिया इतना बड़ा है। स्लाइडर को हम ऐसा खींचेंगे, एरिया बढ़ जाएगा। स्लाइडर को फिर दबा देंगे, एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया बदल करके भी हम फ्लक्स बदल सकते हैं। तीसरी कंडीशन आपको बताई गई थी कि अगर आप थीटा को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं, फाई के फॉर्मूले में थीटा जो आता है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ये थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, b और a के बीच का कोण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा। अगर ये कॉइल है तो कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होता है, ये कॉइल का फेस है, एरिया वेक्टर हमेशा इसके तल के लंबवत होता है, तो ये एरिया वेक्टर है। फिर अब आप थोड़ा सा सोचिए, मान लिया मैंने चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की तरफ लगा रखा है, इधर से इधर की तरफ। अब अगर हमने कॉइल को ऐसा रखा है तो ये एरिया वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और एरिया वेक्टर के बीच कितने का कोण बनेगा इस वक्त, 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम इस कॉइल को ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दें, घुमाना शुरू कर दें, ना हम इसका एरिया कम ज्यादा करेंगे, ना मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू को कम ज्यादा करेंगे, हम इस कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे उसके लंबवत और ऐसा रोटेट करवाना शुरू कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एंड दिस इज एरिया वेक्टर। जब हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो एरिया वेक्टर भी ऐसा घूमने लगता है, देखो, देख रहे हैं आप। आपने बोला कि बी और ए के बीच का कोण थीटा है, अभी थीटा कितना, 90 डिग्री। अगर हम इसको ऐसा कर देंगे घुमा के तो क्या अभी भी 90 डिग्री रहेगा, अब तो नहीं रहेगा। तो थीटा पहले कितना था, 90, और अब 90 नहीं रहा, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, बदल गया। देख रहे हैं आप। कुछ देर के बाद जब ये कॉइल घूमते घूमते पूरी ऐसे हो जाएगी, अब थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है। कुछ देर के बाद और ऐसे कर देंगे, अब थीटा बिल्कुल ऐसा आ गया, फिर 90 डिग्री, फिर ऐसा कर देंगे, फिर 0 या 180 मान लो आप, बी इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऐसे। लेकिन इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर ऐसा जब हम रोटेट करवाते हैं, घुमाते हैं, उससे क्या चेंज हो रहा है, क्या एरिया बदल रहा है इसका, नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं, आंसर इज नो। फिर हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम थीटा बदल रहे हैं। तो थीटा कैसे बदल सकते हैं, क्या आपके माइंड में ये चीज आई कुछ, को क्या करना है, कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और तेजी से उसको क्या कर देना है, उससे थीटा बदलेगा, और थीटा बदलेगा तो उस कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज, और उसमें अगर उसको हम बंद परिपथ में लगा देंगे तो करंट भी फ्लो हो सकती है उससे। इस सिद्धांत पर बेस्ड हमने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम है एसी जनरेटर। पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा, और जनरेटर को हिंदी में जनित्र बोलते हैं। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, उत्पन्न करने वाला, और यहां पर यह क्या उत्पन्न करेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा, करंट उत्पन्न करेगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा जनरेटर। तो कॉइल को रोटेट करके थीटा बदलते हैं और थीटा से फाई बदलता है, फाई से उसमें एक विद्युत वाहक बल आएगा और करंट बन जाएगी। इन सब चीजों को ना हमने इस पर बेस्ड, जैसे कि मैंने बोला एक डिवाइस हमने बनाई है, तो हम उस डिवाइस को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि उस डिवाइस में क्या बदल रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो हम उस डिवाइस को ही सीधे पढ़ेंगे कि कैसे सारा कुछ उस पर होता है। एसी जनरेटर
सबसे पहले डिवाइस में हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले एसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली व्हाट इज दिस, होता क्या है आखिरकार ये। तो शायद आपको मालूम होगा, आई होप कि क्लास 10th में भी एसी जनरेटर पढ़ते हैं, पढ़े थे आप लोग। तो कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करता है, प्लीज टेल मी। नहीं, चलिए मैं याद दिला दूं अच्छा आपको, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो याद दिला दें। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर में क्या होता है, आप हैंडल पकड़िए, उसको घुमाइए, जब आप घुमाते हैं तो उसमें क्या पैदा हो जाती है, बिजली, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो आपने क्या किया, बल लगाया, विस्थापन किया, हमने काम किया, मैकेनिकल वर्क किया, यांत्रिक ऊर्जा उसको दी। जब भी कभी आप किसी चीज पर फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, आप उस पर मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, आप उस पर यांत्रिक ऊर्जा खर्च कर रहे हो, और उसके बदले वो आपको क्या देता है, विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि आप देखते हैं जनरेटर अगर आपके घर में है तो। दूसरा, इसका प्रिंसिपल, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, वी विल राइट अबाउट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच एसी जनरेटर वर्क्स। मैं आपको बताऊं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग करेंगे डिस्क्रिप्शन और उसका डायग्राम। डायग्राम के लिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, उसका एक डायग्राम जो आपको एक आइडिया देगा कि जनरेटर के अंदर कैसे संरचनाएं होती हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें एक कॉइल रहती है, रोटर कॉइल या आर्मेचर कॉइल आपने बोला होगा, जो भी नाम आपने रखा उसका। इस तरह से ये एक आयताकार कॉइल होगी। हम आयताकार एक फ्रेम लेंगे, प्लास्टिक का या मेटल का आप बना लो, और उस फ्रेम के ऊपर कॉपर का वायर ऐसा लपेट देंगे, जैसे कि ये आपको दिखती है इस तरीके की आयताकार कॉइल, और बीच में ये गैप रहेगा, यहां कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा आयताकार फ्रेम लेंगे और उस फ्रेम में कॉपर वायर को लपेटते जाएंगे। हम कॉपर वायर के कुछ फेरे लपेट देंगे, मान लिया n फेरे लपेट दिए हमने, इससे क्या बन जाएगी, ये कॉइल बन जाएगी इस तरीके की, और उसमें एक सैफ्ट लगा देंगे ताकि हम इस कॉइल को ऐसा घुमा सकें। ठीक है, तो ये हमने सैफ्ट लगाई। ये उस पे हमने एक सैफ्ट लगा दी, यहां पर देखिए, और इसी को पकड़कर हम कॉइल को क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। ठीक, शैफ्ट लगा दी। इसके दोनों साइड में हम मैग्नेट्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा सकते हैं, हम नॉर्मल मैग्नेट भी लगा सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं क्योंकि उनका मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है, तो इस पे पावर भी ज़्यादा मिलती है हमको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप लगाएंगे तो उसके लिए आपको कॉइल बनानी पड़ेगी, और इन कॉइल में जब करंट फ्लो होगी तो एक साइड ये नॉर्थ पोल बन जाएगी और दूसरी तरफ ये साउथ पोल बन जाएगी।
मान लिया इधर वाली कॉइल नॉर्थ पोल है और इधर वाली जो कॉइल है ये साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ ये दो हमने मैग्नेट्स लगा दिए। मैग्नेट्स के बाद अब इस कॉइल को हम इसमें घुमाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की तरफ होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं। मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी B है। इस शाफ्ट में हम अपना एक साइड हैंडल लगा लेंगे या जैसे भी हम इसको चलाएं, हम हैंडल लगा लेंगे या हम इसको टरबाइन से चलाएंगे। उसको घुमाना तो पड़ेगा। देखो कॉइल घुमाओगे तभी तो थीटा बदलेगा। तो घुमाने के लिए जो भी जतन आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप चाहें हैंडल लगा के, यहाँ हैंडल लगा के इसको घुमाएं। जब इसको हैंडल लगा के घुमाएंगे तो ये कॉइल भी ऐसा घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने बना लिया। अब जब ये कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम ऐसा तेजी से घुमाएंगे, इसको तेजी से हम ऐसा घुमाना शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा? इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तेजी से बदलेगा। अगर इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है तो जब कॉइल इस कंडीशन पे होगी सबसे ज्यादा फ्लक्स उससे गुजरेगा। जब कॉइल ऐसी हो जाएगी तो फ्लक्स ऐसा आएगा और अगल बगल से निकल जाएगा, जीरो फ्लक्स पास होगा। कॉइल घूमते घूमते ऐसी हो जाएगी, फिर फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। कॉइल घूमते घूमते ऐसी हो जाएगी, फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो एक चक्कर में कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 2 बार मैक्सिमम हो रहा है और 2 बार जीरो हो रहा है। तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा और इसकी वजह से कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल होगा मतलब इसके पास ताकत आ जाएगी करंट को फ्लो करवाने की। अब हम उस करंट को ना बाहर निकाल के लाना चाहते हैं। जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो सकती है। अब वो जो करंट फ्लो होगी उसको हम यूज करना चाहते हैं। उसको यूज कैसे करेंगे आप उसको देखिए। ये थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन में इसको शाफ्ट को हम यहां से हटा देते हैं ताकि फिगर थोड़ा क्लियर हो सके और आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। शाफ्ट तो आप चाहे एक साइड ही जोड़ लो तो इसी में आप जोड़ दीजिए ताकि हम केवल इसी को घुमाना चाहते हैं। बस ये घूम जाए, इसमें एक हैंडल लगा लेंगे बढ़िया, पकड़ के इसको घुमाएंगे अब और ये पूरी कॉइल घूमेगी। हम इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको, उसकी जो करंट बनेगी उसको बाहर कैसे लाएंगे? तो हमारे पास ये 2 एंड है इस कॉइल के। एक सिरा ये जिससे ये कॉइल ऐसे जा रही है और फिर एक सिरा ये। 2 तार हमारे पास बाहर हैं। इनसे हम करना ये चाहते हैं कि हम अपने घर में बाई चांस लाना चाहते हैं। तो ये हमारे घर का लोड है, ये हमारे घर में ये सब सामान चलाएंगे हम, पंखा चलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, टेलीविजन चलानी है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? करंट। करंट जनरेटर में बन रही है। अब हमारा मकसद ये है कि हम इसको बाहर निकाल के लाएं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके घर के जो 2 एंड हैं वायर के, एक से इसको ऐसे जोड़ दीजिए आप और दूसरे से इसको ऐसे जोड़ दीजिए कि जब ये कॉइल घूमेगी और इसमें करंट बनेगी, उत्पन्न होगी, विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धारा जब उत्पन्न होगी तो अगर ऐसे उत्पन्न होगी प्रेरित धारा तो वो यहां से यहां आएगी, फिर यहां से यहां आएगी, फिर इससे होते हुए आपके घर के लोड में आएगी, पंखे को चलाएगी, बल्ब लगा दोगे बल्ब जलाएगी, जो भी आप यहां लगा दोगे उसको चलाएगी और इधर से होकर के फिर जनरेटर की कॉइल पे ऐसे चली जाएगी। कुछ हमारी बात समझ आ रही है आपको कि कॉइल घुमाएंगे
फ्लक्स परिवर्तन होगा, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसकी वजह से करंट बह सकती है और उस करंट का यूज हम करना चाहते हैं अपने घर में, तो ये हमारे घर का लोड लगा दिया हमने उस पर और ऐसा तार से हम लेके आ गए। तो एक तरफ से ऐसे करंट आएगी हमारे घर में और दूसरी साइड से फिर कॉइल में चली जाएगी। अब इसको जब आप देख रहे हैं तो एक चीज और यहां से समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपके घर में जब भी करंट फ्लो होती है, जब भी चार्जेस फ्लो होते हैं, करंट कैसी बनती है? फ्लो ऑफ चार्जेस, आवेशों के प्रवाहित होने से। तो आपके घर में जो चार्जेस फ्लो होते हैं, अगर आपका एक बल्ब लगाए घर में और उसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो याद रखिए वो चार्ज आए कहां से हैं? ये जनरेटर की पावर हाउस में, जहां भी पावर हाउस है वहां जो भी जनरेटर रखा हुआ है और जनरेटर की कॉइल में से वो चार्जेस आए हैं, समझ रहे हैं? और फिर से उनको कहां जाना है? उसी जनरेटर की कॉइल में। कितना डिस्टेंस है आपके घर से पावर हाउस का, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके घर में बल्ब जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, जो भी डिवाइस आप अपने घर में इंस्ट्रूमेंट यूज करें इलेक्ट्रिकल, उनको ऑपरेट करने के लिए जो भी चार्जेस आपके घर में आए हैं ना, उनको हर बार वो कहां से आए हैं? पावर हाउस के जनरेटर से। और जाना कहां है उनको? पावर हाउस के जनरेटर तक। तो बीच में कहीं पर भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो ये याद रख लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में ही पूरे में घूम रहा है, ऐसा नहीं। चार्ज आता है घर से, फिर पावर हाउस जाता है, फिर आता है, इतनी लंबी जर्नी उसको करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें ना हमको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो घर का ये सिस्टम है पूरा, हमारे घर का जो सिस्टम है ये स्टेशनरी सिस्टम है, स्थिर है, ये रुका हुआ है, ये घूमता नहीं है। आपके घर में जो दो तार आई हैं, क्या वो आपका घर लगातार घूमता रहता है? ऐसे घर तो घूमता नहीं है लगातार। तो हमारे घर वाला जो सिस्टम है वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है। पर जनरेटर की कॉइल का जो सिस्टम बना हुआ है, उस पर कॉइल लगातार ऐसे क्या हो रही है? घूमना पड़ता है इसको। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हमारे घर के दो टर्मिनल हैं और ये जनरेटर के दो तार आए हुए हैं, अब होना क्या है यहां पर? ये तो ऐसे ही स्थिर रहेगा, पर इसको क्या होना पड़ेगा? बार बार ये तो बार बार ऐसा घूमेगा और ये स्टेशनरी है, ये रोटेट होगा। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये स्टेशनरी और ये रोटेट होने की वजह से जैसे ही ये कॉइल घूमेगी थोड़ा सा, ये तार बीच में मुड़ जाएगा, मरोड़ आ जाएगी, इसमें ट्विस्ट उत्पन्न हो जाएगा और इस ट्विस्ट की वजह से बड़ी जल्दी से ये तार क्या हो जाएगी? मुड़ के टूट जाएगी। तो हमने तो वायर लगाई है, हमारे घर में करंट आए, चार्जेस आए, उससे हम काम करेंगे, अपना बिजली का यूज करेंगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी को। पर जैसे ही हमने इसको घुमाया, हैंडल पकड़ के इसकी शाफ्ट घुमाई, कॉइल घूमी, कॉइल घूमने से ये दोनों तार में ट्विस्ट आ गया और तार टूट गए, हमारे घर में बिजली नहीं पहुंची। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ का हिस्सा नहीं घूमेगा, दूसरी तरफ का पार्ट घूमेगा और करंट निकाल के भी ले आनी है हमको। हम इसको रोकेंगे नहीं, इसको रोक देंगे करंट बनना बंद हो जाएगी। तो हम इसको नहीं घुमाएंगे, इसको घूमने देंगे। उसके बावजूद भी ये सोचना है आपको कि करंट निकाल के ला कैसे सकते हैं। जनरेटर की कॉइल घूमती भी रहे, हमारा घर तेजी से नहीं घूमेगा, रुकेगा, पर उसके बावजूद भी हम जनरेटर की कॉइल से करंट को खींच लाएंगे। कैसे ला सकते हैं? इसका हमने एक तरीका बनाया। इसके लिए हमने उस पर लगाया एक डिवाइस जिसका नाम था कम्यूटेटर। क्या नाम है उसका? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में दो चीजें आती हैं, दो चीजें। कम्यूटेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी दो चीजें? कम्यूटेटर में एक लगता है स्लिप रिंग्स, जिनको कहते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप मतलब सर्पी, रिंग्स मतलब वलय। सर्पी वलय एक तो लगेगा। दूसरा उस पे उसका जो दूसरा पार्ट कम्यूटेटर का होगा वो होगा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश। तो फिर से हमारे घर का पूरा सिस्टम कैसा है? स्टेशनरी है या रोटेटेड है? ये स्टेशनरी है।
कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उससे करंट लानी है, बन रही है करंट, बल लाना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, हम घुमाते हैं तार टूट जाती है चट से यहां। अब उसके लिए वहां की करंट लाने के लिए हमने कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, भूल गए, बहुत जल्दी भूलते हो भाई, कम्यूटेटर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बोलो एक बार, क्या यूज करेंगे, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक स्लिप रिंग्स लगेंगे सर्पी वलय और दूसरे लगेंगे कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कैसे लगेंगे उनको ध्यान से देखिए आप। तो ये सिस्टम तो बिगड़ गया, तार टूट जा रही बार बार हमारी, इसको हमने हटा दिया, घर को बाद में बना देंगे हम। अभी हमने किया ये कि यहां पर दो हमने स्लिप रिंग्स लगाए, दो सर्पी वलय, देखिएगा कैसे लगाए, ध्यान से सभी लोग, ताकि आप भी बनाते समय गलती नहीं करिएगा। एक रिंग हमने यहां बनाया और दूसरा रिंग यहां बनाया हमने। ये हमने स्लिप रिंग्स बना लिए। अब वहां से जो दो ये तारें आ रही थी ना, इनमें से एक तार का तो काम वहीं का वहीं निपटा दिया हमने। एक तार को ना, जैसे ये स्लिप रिंग हमने बनाई और यहां से तार कितनी आ रही थी, दो, तो एक तार यहां तक लाए और यहीं अंदर ही जाके उसको ना कनेक्ट कर दिया, इसी में हमने उसको क्या कर दिया, बांध दिया बस। अब दूसरी तार तो बांधी नहीं, वो इसके बीच में से निकल के आ जाएगी, ये आ गई देखो, इसको हम इसमें बांध देंगे। नहीं समझ में आया, आ रहा है कुछ समझ में, थोड़ा थोड़ा, फिर से देखो, ये दो हमने छल्ले बना लिए, एक ऐसे ऐसे दो लगा दिए, ऊपर से आए कि कॉइल के कितने दो इंड थे, दो थे कि नहीं थे, तो एक को लाएंगे, एक का तो काम वहीं का वहीं निपटा देंगे। कैसे, इसको पकड़ेंगे और इसमें अंदर ही टांका लगा दिया हमने, जोड़ दिया इसको, तो कितने इंड आए थे, दो आए थे, तो दो में से एक तो वहीं खत्म हो गया। अब दूसरा अभी भी इनके बीच में से ऐसा निकल के आ रहा है, वो जो आया उसको नीचे वाली रिंग में टांका लगा के जोड़ दिया हमने। नहीं समझ में आया, अब कौन घूमेगा कौन नहीं घूमेगा। अब जब हैंडल चलाओगे, सैफ्ट घूमेगी, सैफ्ट की वजह से कॉइल घूमेगी और कॉइल से ये जुड़े हुए हैं, इनको भी घूमना पड़ेगा, तो स्लिप रिंग्स घूमेंगे। रिंग्स रुकते नहीं है, ये घूमते हैं, ये स्लिप रिंग्स क्या करेंगे, घूमेंगे। और ये बड़े चिकने बने होते हैं दोनों स्लिप रिंग्स। अब दोनों स्लिप रिंग्स ऐसा घूम रहे हैं लगातार, कॉइल के साथ ये घूमते हैं, ये रुके नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अंदर केवल ये तार ऐसा टच करके घूमेगा, ऐसा नहीं होता, ये पूरा रिंग ही घूमेगा आपका। अभी भी प्रॉब्लम है कि क्या अब हम इनमें तार लगा देंगे, नहीं, इनमें भी तार लगाओगे तो भी वही प्रॉब्लम रहेगी ना, तो घूम रहा है। तो फिर क्या करें, अब इसके साथ एक एक कार्बन ब्रश लगाएंगे, कार्बन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक एक कार्बन ब्रश इनके साथ लगा देंगे हम। देखिए, एक कार्बन ब्रश हमने यहां लगाया और दूसरा कार्बन ब्रश यहां लगा दिया हमने, तो दोनों स्लिप रिंग से जोड़कर एक एक कार्बन ब्रश लगा दिया। ऐसे देखिए, तो बउआ बताओ ये क्या बना दिए मैंने, ये जो बनाए हैं स्लिप रिंग्स, मतलब सर्पी वलय, ठीक है। और ये जो बनाए, ये क्या बनाए भैया, ये हमने बनाया कार्बन ब्रश। अब ये घूमेगा स्लिप रिंग, तो क्या कार्बन ब्रश भी घूमेगा, कार्बन ब्रश नहीं घूमेगा। इसे मुझे थोड़ा ऊपर लिख देना चाहिए था, ठीक है, कार्बन ब्रश नहीं घूमेगा। कैसे होगा ये, देखो, जैसे ये हमने कार्बन ब्रश लगाया और ये क्या है, स्लिप रिंग।
अब ये स्लिप रिंग ऐसे घूम रही है, कार्बन ब्रश केवल ऐसे इसको टच करेगा, ये घूमता रहेगा, ये टच करे रहेगा। आपने देखा जब ट्रेन चलती है तो उसमें ऊपर एक ऐसा इंगल जैसा बना रहता है, और ऊपर के तार को केवल कैसे चलता है, ऐसा टच करके चलता रहता है। ऐसे ही जो कार्बन ब्रश आप लगाएंगे, क्या घूमेंगे, दोनों स्लिप रिंग घूमेंगे। एक ये स्लिप रिंग बनाया हमने, ये उसके साथ कार्बन ब्रश, इसको ऐसा दबा के हम रखेंगे, और ये जब घूमेंगे स्लिप रिंग तो ये कार्बन ब्रश बस इसमें टच होता रहेगा, ये इसका टच छोड़ेगा नहीं कभी, ये ध्यान रखिएगा। समझ आई आपको? तो ये हमने लगा दिए कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रश, अब बताइए कौन कौन घूम रहा है, कौन नहीं घूम रहा है? हैंडल घुमाना पड़ेगा, घूम नहीं रहा है। हैंडल घुमाएंगे तो शाफ्ट घूमेगी, कॉइल घूमेगी, ये वाली जो वायर है ये क्या होंगे, घूमेंगे। ये स्लिप रिंग घूमेगा, ये स्लिप रिंग, ये कार्बन ब्रश नहीं घूमेगा, और ये वाला नहीं घूमेगा। ये केवल उसको क्या करके रखेंगे, ऐसा टच करे रहेंगे बस। अब ये हमेशा इसको टच करे रहें ये जरूरी तो नहीं है। कुछ दिन बाद आप ऐसा लगा के छोड़ोगे, कुछ दिन बाद ये ऐसा होके ये ऐसा छोड़ देंगे, इसको दूर हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? तो हम दूर नहीं होने देंगे, उसके लिए उन पर एक अरेंज करेंगे। क्या अरेंज करेंगे? इनको दबाने के लिए दोनों तरफ एक एक स्प्रिंग लगा देंगे हम। ये स्प्रिंग क्या करके रखेगी, कार्बन ब्रशेस को स्लिप रिंग में लगातार दबा के रखेगी, इसको वो बाहर नहीं आ पाएगा, और उससे लगातार वो टच होना ही पड़ेगा उसको। अब बताइए कार्बन ब्रश घूम रहे थे क्या? तो ये स्प्रिंग भी रुकी हुई है। अब देखो, एक घूमने वाले सिस्टम से रुका सिस्टम बना लिया, और जैसे ही रुका हुआ सिस्टम बना, फिर आप अपने घर में ले जाइए इसको। अब आप देखिए, ये आपके घर का लोड है, जो भी आप चलाना चाहो, फैन, टेलीविजन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, जो चलाना चाहते हो वो यहां पर हमने लगा दिया। आई होप कि ये चीज आपको डायग्राम इसका समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? ये मैग्नेटिक कॉइल्स हैं, इनको स्टेशनरी कॉइल कहते हैं क्योंकि ये कॉइल घूमती नहीं है। ये कॉइल रोटर कॉइल है, घूमती है। दो स्लिप रिंग लगे हुए हैं, कार्बन ब्रश। स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश वाला जो सिस्टम है, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये उसका डायग्राम हो गया। अब और देखिए, ये तो सबको याद ही ना, ये तार हमने इस वाली रिंग में जोड़ दिया है, और ये इसके भीतर से आया है ऐसे, और आकर के इसको हमने इस रिंग में कनेक्ट करा दिया है। आई होप कि ये सब कुछ समझ चुके हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एसी जनरेटर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं बस। एक मैग्नेट जो होते हैं वो, एक कॉइल होती है, और तीसरा ये कम्यूटेटर। बस 3 ही पार्ट तो हैं, बाकी तो वो जनरेटर नहीं है, वो तो आपका घर है ना। तो ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं जरा हम लोग। डिस्क्रिप्शन में जनित्र में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है फील्ड मैग्नेट्स, फील्ड मैग्नेट नहीं, फील्ड मैग्नेट्स, क्योंकि 2 लगे हुए हैं पोल यहाँ पे। इसमें 2 विद्युत चुंबकीय ध्रुव N व S होते हैं, जिनके बीच शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं हम यहाँ पर कॉइल बना के, उनकी मदद से एक सिरा नॉर्थ बना देते हैं, दूसरा साउथ बना देते हैं। दूसरा जो मुख्य भाग है वो है रोटर कॉइल, आप चाहें आर्मेचर कुंडली भी कह सकते हैं आप इसे। इसमें तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेट कर एक आयताकार कुंडली LMNO बनाते हैं। ये देखिए LMNO, जो कि अपनी अक्ष के परितः चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाई जाती है। अभी मैंने दिखाया आपको कि इसको अपनी अक्ष के परितः तेजी से ऐसा घुमाया जाता है। घुमाने के लिए आप टरबाइन लगाओ, हैंडल लगा के आप मैनुअली उसको घुमाइए, या डीजल पेट्रोल इंजन लगाओ, उससे उसको चलाइए। ये आपको करना पड़ेगा, घुमाना तो पड़ेगा। तीसरा जो मेन पार्ट है वो होता है कम्यूटेटर का। इसमें धातु के बने 2 सर्पी वलय होते हैं, जो कि कुंडली के साथ घूमते हैं, तथा इन सर्पी वलयों को स्पर्श करते हुए कार्बन के 2 ब्रश लगे हुए होते हैं। ये घूमते नहीं हैं।
ये कम्यूटेटर जो है वो करता क्या है? तो आंसर है, या प्रेरित विद्युत धारा को जनरेटर से बाह्य विद्युत परिपथ तक लाने में सहायक होता है, क्योंकि जनरेटर का सिस्टम जो है वो घूमने वाला है और बाह्य परिपथ का सिस्टम स्टेशनरी है, तो वहां से और हमारे घर तक करंट को लाने में, मतलब बाहर निकालने में करंट को ये हमारी हेल्प करता है। अब करंट कैसे आती है देख सकते हैं आप। अगर इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है तो ये नीचे आई यहां पर, फिर इधर आती है, इस पे आती है। अब बताइए इस पे कहां जाएगी? फिर इसके बाद ये तार इसमें टच है कि इसमें टच है? इसमें टच है, तो करंट सीधे, क्योंकि इसमें तो बीच से आ जाएगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा, बीच में से आके इसमें करंट जाएगी, इस वाले सर्पी वलय में आ गई। ये सर्पी वलय से कहां पहुंच जाएगी? कार्बन ब्रश में, कार्बन ब्रश से स्प्रिंग में, और स्प्रिंग से हमारे लोड में, हमारे लोड से फिर आएगी इस स्प्रिंग में, कार्बन ब्रश में, और कार्बन ब्रश इसको टच कर रहा है, फिर सर्पी वलय में। और ये सर्पी वलय से कौन सा तार जुड़ा है? ये वाला, इससे यहां आ जाएगी L, L से M, M से N, N से फिर O। ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब चार्ज को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तार में मरोड़ नहीं आएगी, तार टूटेगा नहीं, सारा सिस्टम हमने ये तैयार कर लिया। तो ये हमने थर्ड पार्ट पढ़ा, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। इसमें कुछ कैलकुलेशन हमने करना है, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? कैसे कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए जरा। एक काम कर लेते हैं, ये जो कॉइल है, मान लिया कि ये जो कॉइल है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। कॉइल के घूमने का, रोटेट करने का कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा होने का क्या मतलब है? एक सेकंड में कितना एंगल घूम जाती है, वही तो कोणीय वेग होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है। तो माना कुंडली के घूमने का कोणीय वेग ओमेगा है, ठीक है? अगर कोणीय वेग ओमेगा है तो t सेकंड में इसके द्वारा घूमा गया कोण कितना होगा? तो t सेकंड में कुंडली का कोणीय विस्थापन थीटा इज इक्वल टू, आपको याद है कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखते हैं? फिर से देख लीजिए, हमने क्या माना कि घूमने का इसका जो कोणीय वेग है वो कितना है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक सेकंड में वो कितना एंगल से घूम जाती है। एक सेकंड में 30 डिग्री घूम रही है, कि एक सेकंड में 45 घूम रही है, कि एक सेकंड में 60 घूम रही है, ये उसका ओमेगा होता है। समझ आया आपको? तो हमने पूछा 30 सेकंड में कुंडली के कोणीय विस्थापन कितना होगा, बता सकते हैं? एक सेकंड में कितना एंगल? ओमेगा। तो t सेकंड में t इंटू ओमेगा, या ओमेगा इंटू टी। और आप थोड़ा सा भी अगर याद होगा आपको, तो कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय वेग गुणे समय सूत्र भी होता था, कोणीय विस्थापन बराबर थीटा बराबर ओमेगा टी। याद आया? ठीक। अब कुंडली में जब इसको हमने घुमाया तो फ्लक्स परिवर्तन हुआ, कुंडली से बद्ध, यहां पर लिख लेते हैं माना कुंडली में तार के n फेरे हैं, तब कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? बताइए फॉर्मूला चुंबकीय फ्लक्स का। फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, और अगर n फेरे हैं तो फिर NBA cos थीटा। थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा टी।
Therefore phi will be equal to n BA cos ओमेगा t। तो जब ये कुंडली इस पे घूमेगी तो एक इतना चुंबकीय फ्लक्स इससे लिंक होगा। फैराडे के नियम से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे के नियम से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, बताइए फैराडे के नियम से कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कितना होता है? तो उसकी, हाँ वेरी गुड, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और फेरों की संख्या हमने पहले ही ले ली है तो हम अब नहीं लिखेंगे। देन E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई है, फाई की जगह पर आप ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी अंदर आप देख रहे हैं इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें जो एन बी ए दीज ऑल और कांस्टेंट टर्म्स, तो इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। माइनस एन बी ए कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा बताओ? कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, क्या आएगा? डेरिवेटिव बताइए। कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करोगे ओमेगा और आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके क्या बना लेगा? प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है जब कॉइल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में रखकर तेजी से हम उसको घुमाते हैं तो उस कुंडली में इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आप देखें बेटा, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसके फॉर्मूले में साइन आ रहा है साइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन ओमेगा टी की जगह पर, साइन ओमेगा टी की जगह पर अगर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दें तो हमें कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, वो मुझे यहां लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी बराबर 1 रखने पर, जब आप साइन ओमेगा टी की जगह 1 लिखोगे, फिर से सुन लीजिए, 1 साइन ओमेगा टी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो विद्युत वाहक बल की भी कैसी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम। तो साइन ओमेगा टी बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा आपको? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान मिलेगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान बताइए कितना आ जाएगा? बता सकते हैं आप? अब इसकी जगह पर 1 जब हो ही जाएगा तो एन बी ए ओमेगा आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा। तो एन बी ए ओमेगा बेटा बताओ ये किसका फॉर्मूला है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखते हैं? ई से। एंड बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो वी हैव गिवन इट अ न्यू सिंबल। हमने इसका एक सिंबल बना दिया। क्या? ई तो रखा पर उसके साथ में हमने एक छोटा सा नोट लगा दिया यहां पे। तो बताइए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान कितना होता है? एन बी ए ओमेगा।
किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई नॉट आएगा, आप समझ जाओगे ई नॉट क्या चीज है। बता दो अच्छा एक बार क्या चीज है? कुंडली में प्रेरित विद्युत उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का। और तो फिर ई क्या चीज है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। यह अधिकतम मान नहीं है, यह टी पर ओमेगा पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पे। मैक्सिमम वैल्यू देखो, जब आप ये कॉइल रख के मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से ऐसा घुमाओगे ना, जब आप इसको घुमाओगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा? इतना उत्पन्न होगा। समझ आया? ओके। तो NBA ओमेगा इज द, इसको आप जानते हो, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड। जो प्रेरित हुआ है विद्युत वाहक बल, उसका सबसे अधिकतम मान है ये। इसके बहुत सारे नाम हमने रखे। हमने बोला ये विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला मान है, और पर्वत चोटियों में जो सबसे बड़ी होती है शिखर बोलते हैं उसको। तो हमने विद्युत वाहक बल का इसका क्या नाम रखा? शिखर मान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। इसके देखो और नाम, एक तो ये नाम है, और देखिए नाम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। आयाम का मतलब भी तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम भी कहते हैं। और क्या मैंने बताया कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान। शिखर मान अंग्रेजी में पीक वैल्यू, ये भी इसका नाम है। तो ये दो नाम। अब थोड़ा ये भी ध्यान से देखिए, क्योंकि NBA ओमेगा इतनी चीज किसके बराबर हो गई? ई नॉट के। तो हम चाहें तो यहां पर ये जो NBA ओमेगा आया है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट। देयरफॉर व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ ई? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गई है, जो विद्युत वाहक बल कॉइल में प्रेरित होगा उसकी ये इक्वेशन है। और आप देख सकते हैं ये टाइम पर डिपेंड करती है, ये चीज टाइम पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? चेंज होगा। क्यों? क्योंकि समय बदलने से इसके द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स भी तो बदल रहा है। तो समय के साथ कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ना, उसका भी मान बदलेगा। और एक चीज देखिए बड़ी मजेदार, क्या देखो, कॉइल में सबसे ज्यादा कितना प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल? NBA ओमेगा। इसके फॉर्मूले में 4 राशियां आ रही हैं। इन 4 में से 3 राशियां फैक्ट्री में डिसाइड होती हैं, जिस फैक्ट्री में जनरेटर बनते हैं। कौन सी 3 राशियां? देखो, फेरे कितने लगाओगे कॉइल में? जनरेटर तो बना बनाया मिलता है ना, आपको असेंबल तो नहीं करना पड़ता ना। कॉइल में फेरे कितने लगाओगे? ये आप घर लाके तो नहीं लगाते हो। तो ये जिस फैक्ट्री में जनरेटर बनेगा, ये वहीं पर डिसाइड होगा कि हमको 1000 फेरे रखने कि 5000 रखने कि 10,000 रखने। मैग्नेटिक फील्ड, जितना चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे उसके भीतर, वही तो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहेगा। जब जनरेटर आप लाते हो, उसके बाद आप तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते ना। कॉइल का एरिया कितना आपको रखना है? एरिया कम रखना है या ज्यादा रखना है? ये 3 चीजें उस फैक्ट्री में डिसाइड होंगी। उसको मैन्युफैक्चर करने वाला डिसाइड करेगा कि वो N कितना रखेगा, D कितना रखेगा, A। ये हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके हाथ में है, अगर आप बनाते हैं जनरेटर तो। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप एक कस्टमर हैं, जनरेटर खरीदते हैं आप, तो ये 3 चीजें आपके बस के बात नहीं है। फिर समझ में आया? चौथी चीज में क्या लिखा है? देखो, ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। 1 सेकेंड में कितना एंगल आप घुमा देते हैं। दिस इज इन योर हैंड। ये आपके हाथ में है। हमारे हाथ में कैसे है?
हम चाहें तो घर लाके उसको ऐसा घुमाएंगे, धीरे धीरे बढ़िया, ठीक है। और हम चाहें तो घर लाएंगे तो फिर ऐसा घुमा देंगे तेज। तो उसके घूमने की स्पीड उसको कितनी रहनी है ये वो डिसाइड नहीं करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे कि हम उसकी कॉइल को तेजी से घुमाएंगे या धीरे घुमाएंगे। जनरेटर में भी सुविधा रहती है, उसके एक बोल्ट लगा रहता है, उसकी चूड़ियां थोड़ा सा टाइट कर दोगे तेज घूमना शुरू कर देता है, ढीली कर दो तो धीमा घूमने लगता है। कि ढीली करने से तेज घूमता है, ढीली में तेज घूमता है, मुझे नहीं पता है भाई, लेकिन अरेंज होती है कि आप जैसे उसको घुमाएंगे तेज भी कर सकते हैं स्पीड, धीमी भी कर सकते हैं स्पीड उसकी। तो ओमेगा आप डिसाइड करेंगे कि उसको कितनी तेज चलाना है, और जितनी ज्यादा तेज स्पीड में चलाएंगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज बनेगा। तभी देखो जनरेटर धीमा चलेगा 200 वोल्ट आएगा, थोड़ा तेज चलाना शुरू, स्पीड बढ़ा दो उसकी 250 आने लगेगा, और स्पीड बढ़ा दो 300 आना शुरू हो जाएगा। तो जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे उसका उससे आने वाला वोल्टेज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कुछ बात आप समझ रहे हैं। और ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद होगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f। ओमेगा को क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये है फ्रीक्वेंसी। इसमें होता है कि 1 सेकंड में कितना कोण घूमेगा, और इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कॉइल कितने चक्कर लगाएगी। समझ आ रहा है, इसका क्या मतलब है बताओ, 1 सेकंड में कॉइल कितना एंगल घूमेगी, और इसका मतलब है 1 सेकंड में कॉइल कितने चक्कर लगा लेगी। आप जानते हैं हमारे इंडिया में ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी जनरेटर जहां भी चलते हैं और आपको बिजली आती है पावर हाउस से, ऑल ओवर इंडिया ये वाली फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 चक्कर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में हम उससे कितने चक्कर लगवाते हैं, विद इन 1 सेकेंड ओनली। जब आप पलक झपकते हो इतनी ही देर में 1 सेकेंड हो जाते हैं, बट विद इन दिस टाइम, विद इन दिस शॉर्ट टाइम द कॉइल ऑफ जनरेटर कितने चक्कर लगा लेती है, 50 चक्कर लगा जाती है, 50 चक्कर। इतनी तेज आपको कहा जाए गिनो, आप गिन नहीं सकते हो। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी पावर हाउसेज में जनरेटर चलते हैं उन सब में उसकी स्पीड को फिक्स रखा गया है 50 साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 चक्कर, तो 1 मिनट में गुणे 60 कर दो, 3000 चक्कर 1 मिनट में, 3000 आरपीएम, 3000 राउंड पर मिनट। समझ रहे हैं। और जो विदेशों के जनरेटर हैं जैसे यूएसए वगैरह में हैं, तो वहां के जनरेटर्स को हम और तेज चलाते हैं। वहां के जनरेटर 1 मिनट में 3600 उनका रहता है राउंड, 1 मिनट में 3600 राउंड लगाते हैं वो। समझ रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या डिसाइड की गई है स्पीड उसके लिए, 3000 चक्कर प्रति मिनट और 50 चक्कर प्रति सेकंड, ये यहां पर डिसाइड की गई है। और ध्यान रखते हैं कि कहीं उनकी स्पीड 50 चक्कर प्रति सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम होता है। जब देखो जब ये कॉइल घूमना स्टार्ट होती है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, जब ये कॉइल घूमना स्टार्ट होती है इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इसमें भंवर धाराएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। पता है कुछ आपको, इसमें भंवर धाराएं भी उत्पन्न हो जाती है, एडी करंट। और एडी करंट्स का काम क्या होता है, गति का विरोध करना। तो जब ये घूमती है तो इसमें एडी करंट्स आ जाती हैं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, और वो इसकी गति का क्या करती है, अब गति का विरोध करेंगी। तो आप जब घुमाने जाओगे तो आप थोड़ी सी ताकत से घूमेगा या ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत लगानी पड़ेगी आपको। क्यों, क्योंकि विरोध करने वाला जो बैठा है वहां पे, आपने जैसे ही घुमाना शुरू किया फ्लक्स बदला, एडी करंट्स पैदा हो गई, और एडी करंट्स इसकी गति का क्या कर रही, विरोध। अब उसकी विपरीत दिशा में ताकत आपको लगा के इसको घुमाना है। तो कभी भी जनरेटर स्टार्ट करने जाइए, आप देखिए हैंडल लगाते समय बहुत ताकत लगती है आपको। या कभी आपने साइकिल के साथ, पहिए के साथ जनरेटर अगर लगाया है, डायनेमो लगा के रखा है, डायनेमो जिसको गांव में लोग डायनवा कह देते हैं, तो डायनवा नहीं होता,
डायनेमो होता है वो, उसको लगा के अगर पहिए में बहुत सारे बच्चे शौकीन होते हैं तो पहिए में एक छोटा सा डायनेमो लगाते हैं, तो जब उनका साइकिल चलती है डायनेमो घूमता है, बिजली बनती है और उससे साइकिल में एक बल्ब लगा देते हैं, उससे एक हॉर्न लगा देते हैं, तो जब वो साइकिल चलती है वो बल्ब जलता है रात के समय पे, हॉर्न बजता है। कर सकते हैं आप ऐसे साइकिल चलाइए, आपको थोड़ी सी हल्की लगेगी। अगर डायनेमो लगा लिया है आपने पहिए के साथ में और फिर आप साइकिल चलाते हैं तो डायनेमो बस इतना बड़ा लगा हुआ है, लेकिन साइकिल बहुत भारी चलेगी उस वक्त। तो भारी क्यों चलती है पता लगा आपको? जैसे ही कॉइल घूमनी स्टार्ट होती है उसमें एक और फिनोमिना क्या होता है, एडी करंट्स पैदा हो जाती हैं, और एडी करंट्स ऑलवेज अपोज द मोशन, वो गति का हमेशा क्या करती हैं। अब आप घुमाओ उसको, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि वो विरोध करने बैठ गई ना, तो और ताकत लगानी पड़ेगी उनको पार करने के लिए हमको, ये चीज होता है। तो हमारे यहां जो फ्रीक्वेंसी रखी गई है कितनी रखी गई है, 50 साइकिल पर सेकेंड, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 50 हर्ट्ज। समझ आ रहा है? तो ये जनरेटर, अभी इसमें देखो कुछ बाकी रह गया भाई, वैसे मैंने सारी चीजें करवा दी, कैलकुलेशन है, सारा कुछ करवा दिया है, अभी एक चीज बाकी रह गई है, वर्किंग कैसे, काम कैसे करेगा। सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा रहस्य तो यही है ना कि वर्किंग कैसे होगी, कैसे आखिरकार ये बिजली जो आती है अल्टरनेटिंग करंट वो बार बार अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कैसे हो जाता है। अब इस वर्किंग को हम लोग सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। और देखिए ये जो ईएमएफ है ना, इसका ग्राफ भी हम आपको बना के दिखाएंगे कि इसमें समय के साथ किस तरह से चेंजेस होते हैं, वो हम ग्राफ से देखेंगे। और आपको एक चीज और बड़ी बता दें, बड़ी अच्छी, यहां से क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल, और ये जो धारा बनेगी यहां प्रत्यावर्ती धारा बनेगी, और ये जो वोल्टेज आएगा ये भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आएगा, बार बार परिवर्तित करेगा अपनी डायरेक्शन भी, अपना मैग्नीट्यूड भी, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का लेशन आपका। समझ रहे हैं? तो आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।